हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों नाथूराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक के विषय में जाना। आज की कक्षा में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली यूपी में हुआ। ये प्रारंभ में भुजंगभूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छपाते थे। आप याद रखेंगे किस नाम से छपवाते थे, तो भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ये भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती जो पत्रिका है उसमें अपनी रचनाएं छपवाते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहकर पुकारा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से छद्म नाम से लिखते थे सरस्वती में। ज्ञान की राशि का संचित कोश इन्होंने साहित्य को कहा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की थी, किंतु उच्चाधिकारी से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया। ये 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और संपादक आचार्य रहे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जन करता भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी गद्य पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मौलिक रचनाएं हैं इनकी काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, महिला मौत, संपत्ति शास्त्र, अबला विलाप। और इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी जो संपत्ति शास्त्र रचना है यह अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? संपत्ति शास्त्र। याद रखेंगे, संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली 15 खंडों में है, जिसमें इनका जो संपूर्ण साहित्य है वह समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा जाता है? सरलता, असलियत और जोश का कवि भी कहा जाता है। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। पूछा जा सकता है किसका कथन है? करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है, ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इनका जन्म जिला रायबरेली के दौरान रायबरेली के दौलतपुरा नामक ग्राम में हुआ। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। इन्होंने रेलवे में नौकरी की, किंतु अधिकारियों के साथ कहासुनी होने पर नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सन 1903 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 ईस्वी तक ये बड़े परिश्रम और लगन के साथ इसे जुड़े रहे। याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1903 से 1920 तक ये इसके संपादन कार्य से जुड़े रहे। सरस्वती के संपादन के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक व संपादक आचार्य रहे हैं। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। गद्य लेखन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली है। काव्य मंजूषा, याद रखेंगे, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। मौलिक पद्य रचना है गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुंभार संभोसारी, ये इनके अनुदित ग्रंथ हैं। द्विवेदी जी की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी कविता सहज, सरल और प्रायः उद्देश्यपूर्ण होती है। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में। हरिऔध जी
द्विवेदी युग की प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी रहे हैं। इनका जन्म निज़ामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ है। 1923 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद शेष जीवन साहित्य सेवा को समर्पित कर दिया। इनका काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास तो 1914 ईस्वी में लिखा गया, प्रद्युम्न प्रसून 1924 ईस्वी में, चुपते चुपते चौके चौपते 1932 में, बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए। इनके ग्रंथों को क्रम से भी लगवाया जा सकता है। इसमें से प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है वह इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें राधा को लोक नायिका और लोक सेविका या यूँ कहें कि लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मूल भाव रति नहीं प्रेम है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में? तो 17 सर्ग इसमें है। प्रश्न पूछा जा सकता है। 17 सर्गों में रचित ये है रचना है। प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास, ये तीनों रचनाएं इनकी महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अपनी अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट कहा जाता है। किन्हें, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो प्रिय प्रवास के हरिऔध जी। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। रसकलश रचना में ब्रजभाषा और प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जो दोहा आप कई बार प्रछंद पढ़ते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अबरजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो यह जो पंक्तियां हैं यह प्रिय प्रवास से ही ली हुई पंक्तियां हैं। इसके अलावा इनका जो वैदेही वनवास है वह मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वैदेही वनवास किस पे? वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का वर्णन किया गया है और 18 सर्गों में है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जहाँ 18 सर्गों में है वहीं प्रिय प्रवास 17 सर्गों में है। पूछा जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसकलश एक इनकी रीति ग्रंथ परक रचना है और गणपति चंद्रगुप्त इनको आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म जबलपुर में हुआ। इन्होंने देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने कालिदास की मेघदूत का धारा धर धावन नाम से अनुवाद किया है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा, एक मिनट, धारा धर धावन नाम से अनुवाद किसने किया है कालिदास के मेघदूत का? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। मृत्युंजय, राम रावण विरोध तथा वसंत वियोग इनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ रही है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता रहे हैं तथा वेदांत में भी इनकी विशेष रुचि रही है। प्रकृति वर्णन में ये रीतिकालीन कवि सेनापति के समकक्ष माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कविताओं का एक संकलन है पूर्ण संग्रह, इस नाम से इनका कविताओं का संग्रह है वह प्रकाशित हुआ है। वसंत वियोग इनकी एक लंबी कविता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की वसंत वियोग, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे धारा धर धावन जो कालिदास के मेघदूत खंड काव्य का अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका जन्म उन्नाव जिले के कहड़ा ग्राम में हुआ है। ये खड़ी बोली में कवित और सवैया छंदों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। इन्होंने अनेक प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे हैं। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर भी इन्होंने धार्मिक और प्रभावी कविताएं लिखी हैं।
ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक रहे हैं। स्नेही जी सुकवि नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राजश्री वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। इनका जन्म उन्नाव जिले में हुआ है और इनकी प्रमुख रचनाओं में आपने बात की कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राजश्री वीणा, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि और त्रिशूल तरंग। ये श्रृंगार आदि परंपरा विषयों की कविताओं को स्नेही उपनाम से लिखते थे और जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? सुकवि, और उपनाम था स्नेही। दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये अपनी कविताओं को स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। जो श्रृंगार परक कविताएं थी जिनका विशिष्ट श्रृंगार था उसको स्नेही उपनाम से लिखते थे, और जिन कविताओं का राष्ट्रीय भावनाओं से संबंध था उन्हें त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, और जो पत्रिका थी वह सुकवि थे। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के विषय में। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग के स्नेह और प्रोत्साहन से ही इनकी काव्य कला में निखार आया है। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में है, किंतु इनकी ख्याति का मूल आधार भारतवार्ती 1912 में माना जाता है। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। भारत भारती ने हिंदी मनुष्यों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं उत्पन्न की हैं, और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। ये राम भक्त कवि भी थे। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ इनके द्वारा रचित साकेत ही है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका अन्यतम योगदान है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, छनकार 1929 में, साकेत 31 में, यशोधरा 32 में, द्वापर 36 में, जय भारत 52 में और विष्णुप्रिया 57 में। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संहार आदि इनके अनुदित काव्य ग्रंथ हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनका क्रम आप अवश्य ध्यान रखेंगे, जिसमें रंग में भंग 1909 में सबसे पहले इनकी रचना है पूछी जाती है। जयद्रथ वध से भी पहले 1909 में रंग में भंग, जयद्रथ वध आती 1910 में, फिर भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि आती है। यशोधरा रचना इनकी गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित रचना मानी जाती है। नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बढ़कर मानते हैं। इसमें नारी सम्मान की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित जो राजपूती आन है उसका वर्णन किया गया है। मंगल घाट इनकी कविता संग्रह है। पंचवटी में लक्ष्मण चरित्र का वर्णन किया गया है। विष्णुप्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्तता, पत्नी के त्याग और तप की जो कहानी है वह देखने को मिलती है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का क्रम आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। इनका जन्म जौनपुर के अंतर्गत कोहरीपुर ग्राम में हुआ। ये सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए। इनके 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। रामनरेश त्रिपाठी की चारों ही रचनाओं का मिलन 17 में, पथिक 20 में, मानसी 27 में और स्वप्न सबसे अंत में आता है। आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले मिलते हैं और सपना सबसे अंत में आता है। तो सबसे पहले मिलन है, फिर मिलने के बाद पथ पे जाते हैं, मानसी से मिलते हैं पथ पर पे जाकर के, और फिर अंत में स्वप्न आता है। इसमें से मानसी इनकी फुटकर रचनाओं का, कविताओं का संग्रह है जो मुख्यतः देश प्रेम, प्रकृति चित्रों और नीति निरूपण से संबंध है। मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक
कथाश्रित प्रेमाख्यान खंड काव्य है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों रचनाएं हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यान पर आधारित है, और जो मानसी है यह इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। इसके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे भी इस युग के उल्लेखनीय कवि हैं। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार, उच्चादर्शों का काव्य है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली की स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य को देखेंगे। धन्यवाद।